अच्छा, कंटेंट राइटिंग की जो टिप्स हमने कल डिस्कस की थी थोड़ी सी आज मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ, थोड़ा उसको आप देख लें, सुन लें एक और दोबारा, और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा डेमो करके दिखाते हैं कि किस तरह कंटेंट को रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह सब आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च पढ़ी हुई है, उसमें हमने सीखा था कि किस तरह हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, यानी हम कौन से वो कीवर्ड्स निकालेंगे जो हाई वॉल्यूम हाई कहते हैं, इनकी सर्च वॉल्यूम हाई, यानी लोग जिससे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, और जिनका कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो कम है, यानी उन पे जो कम्पीट कर रहे हैं ना हमारे साथ ब्लॉग्स वाले, वो बहुत कम लोग हैं। फॉर एग्जांपल एक जो कीवर्ड है उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 4 या 5 है, तो एक ये टूल है एhref, उसने अपना एक क्राइटेरिया बताया हुआ है, उससे आप चेक करते हैं, और 5 का मतलब होता है वो ईजी है। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके ऊपर जो वेबसाइट्स रैंक करने की कोशिश कर रही है ना वो कम है। अगर उसी का KD हमारे पास 11, 12 या 15 होगा तो वो मीडियम पे चला जाएगा, और वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है रैंक करना। तो आप लोग, जब मैंने एक क्राइटेरिया बताया था, आप लोगों ने 5 से नीचे रहना है। जो भी हम कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे उसके अंदर भी आपने 5 से अंडर रहना है। ठीक है, तो आपने एक बार कीवर्ड रिसर्च कर ली, उसके बाद अपने कंटेंट अपने जो प्लान करना है वो हिसाब से करना है। फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड था नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग। ठीक है, यदि आप स्क्वाट्स करते हैं, स्क्वाट एक्सरसाइज कहते हैं, जो सिटअप्स होते हैं उसको स्क्वाट्स कहते हैं ख़ास एंगल से, तो वो जो आपने करनी है तो उसके आपको नी में पेन हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने अपना कंटेंट पूरा प्लान करना है, और उसके बाद जो आपने रिसर्च करना है ना कंटेंट, वो उस कीवर्ड को अपने गूगल सर्च बार में डालना है और वहाँ से कंटेंट को रिसर्च करना है, और उसके बाद आपने आउटलाइन बनानी है। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको किस तरह आप करते हैं रिसर्च। सिंपल, आपने जो मेन सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया वो होता है, अपनी जो कीवर्ड है ना वो आपने सर्च बार में डालना है। नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग आपका वो कीवर्ड है जो आपने एhref से या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर से निकाला था। ठीक है, अब वो कीवर्ड आपका आगे आपके पास, आपने गूगल में डाल दिया वो कीवर्ड, और आपके पास ये ब्लॉग्स आ गए। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया इसके अंदर ये हो सकता है कि आपने जो है ना कोई भी आपने कीवर्ड सिर्फ नी पेन लिखा है, और नी पेन के साथ आपने सिर्फ स्क्वाटिंग लिख दिया है, रिकवरी लिख दिया, कोई भी आपने कीवर्ड लिख लिया है इसके साथ। ठीक है, जो कि आपके जो कीवर्ड था उसके रेलेवेंट है, और आपने वो ब्लॉग्स जो हैं उसमें जाने। आप पहला जो मेरा क्राइटेरिया होता है कि आप जो नंबर 1 ब्लॉग है ना उसको लाजमी रीड करें। कभी कभी आपको जो नंबर 1 ब्लॉग हो ना वो रिसर्च वेबसाइट्स का होगा, तो यानी वो वेबसाइट होती है जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करती है, तो उनको आपने छोड़ देना। अब जिस तरह ये आर्टिकल हमने यहाँ पे खोला है, तो इसके अंदर हमने एक तो नंबर 1 का उठा लिया, और दूसरा मैं कोशिश करता हूँ कोई भी हम मिड लेवल का एक ब्लॉग उठा लें। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएँ सेकंड पेज के ऊपर, एक कोई भी हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का, मुझे उनकी हेल्थ की नहीं है तो मुझे आइडिया है कि कौन सी वेबसाइट कैसी काम करती है, तो उसका आपने उठा लिया। जब आप लोग किसी एक नीश में काम कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और एक आपने जाना है 5 या 6 पेज पे चले जाएँ आप, और उसके बाद वहाँ का आप एक टॉप का उठा लें, bodybuilding.com, जिस तरह ये स्क्वाट्स के ऊपर है, ये कॉजेज़ है। ठीक है, ऊपर की जो कुछ टॉपिक्स आपके पास आएंगे जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट नहीं होंगे। इस तरह ये bodybuilding.com एक बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से वेबसाइट है जो वर्कआउट्स वगैरह बताते हैं। अभी इन्होंने स्क्वाटर का नील जब बताया, जब नील डाउन होता है तो क्या चीज़ें होती हैं, ये बहुत डिटेल ब्लॉग है, तो आपने टॉपिक से नहीं हटना, टॉपिक पे रहना है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको देखना है, इसको रीड करना है कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ लगी हुई है कि जो ये रैंक ऊपर कर रहा है। ठीक है, अब जो हमने पहला उठाया था उसको हम देख लेते हैं वो कौन सा वेबसाइट थी। पहली वेबसाइट हमारी, ये हमारी वेबसाइट थी, आई थिंक वो खुली नहीं। कुछ वेबसाइट्स आपकी ना उन्होंने USA वालों ने बैन लगाया होता है पाकिस्तानी और इंडियन को स्पेशली, कि वो यहाँ पे खुलती नहीं है, तो आपने उनको इग्नोर कर देना, नहीं तो कभी कभी VPN यूज़ करके वो खोलना पड़ता है, लेकिन मोस्टली खुल जाती है, 95% वेबसाइट्स खुल जाती हैं। अभी एक 3rd नंबर की वेबसाइट है। ठीक है, इसको आपने देखना है, यहाँ पे इन्होंने देखो नी पेन फ्रॉम स्क्वाटिंग। अब ये भी इनका कीवर्ड हो सकता है, नी पेन फ्रॉम स्क्वाटिंग हो सकता है इनका ये मेन कीवर्ड हो सकता है, इनका मेन कीवर्ड नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग हो, लेकिन उन्होंने कीवर्ड डाला नहीं टाइटल के अंदर, लेकिन हाफ तो इसके अंदर आ रहा है, यानी 3/4 टाइटल के अंदर आ रहा है। ठीक है, आप देखें इसके अंदर उन्होंने शुरू किस तरह किया है इसको, उसके बाद उन्होंने कॉजेज़ लिखी हैं, इमेजेस पे आ गए हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद उन्होंने टेंडोनाइटिस, ये एक कंडीशन है, उसके बारे में लिखा है, टेंडन्स आपके टूट जाते हैं, तो उसकी डिटेल उन्होंने बताई। आर्थराइटिस भी एक कंडीशन है ये नी की, और ये जिस तरह कार्टिलेज जो है सीवियर इंजरी हो जाती है तब ये आपको टेंडन कहते हैं, मसल का जो फाइबर होता है उसे टेंडन कहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी एलेबोरेट किया उस हिसाब से। ठीक है, एक आपने ये आर्टिकल देख लिया। अब इन्होंने थोड़ा ज़्यादा नीच में चलेंगे, इनकी जो हर इनकी सब हेडिंग है ना, इस तरह ये स्प्रेनिंग द नी है, ये एक अलग कंडीशन है, टेंडनाइटिस अलग कंडीशन है, आर्थराइटिस अलग कंडीशन है। तो आपने इस तरह के ब्लॉग नहीं लिखने के, बहुत सारी कंडीशन एक में डाल देनी है, हमने डाइवर्सिफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने लिंक लगाया हुआ है, ये देखो इंटरनल लिंक हमने कल पढ़ा था उसके अंदर, कि अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसी वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग पे पहुँच जाएंगे जो आर्थराइटिस के ऊपर होगा सिर्फ। ठीक है,
तो आइए आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये वाला जो उनका ब्लॉग है, जिस तरह हमने एसईओ में पढ़ा है कि हम इंटरलिंक करते हैं, तो ये ब्लॉग उन्होंने इस पर्पज़ से लिखा है कि हम ब्लॉग्स को इंटरलिंक करेंगे और सारे हमारे जो मेन ब्लॉग्स हैं वहाँ पे आ जाएंगे। अब देखें कितनी इंटरलिंकिंग हुई हुई है इसके अंदर, हर पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई लिंक लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने कोई और ब्लॉग खोल लिया इसके अंदर, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं ये वाला ब्लॉग जो है, ये मेरे ख्याल से वेबसाइट नंबर हमने 5 से उठाया था। अब देखिए कितना छोटा ब्लॉग है ये, इसका वर्ड काउंट मेरे ख्याल से होगा सिर्फ 500 या 600 वर्ड्स, और आप देख सकते हैं ये कहाँ 5वें पेज पे पड़ा हुआ। तो इसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं। जो 5-6 पेज पे जो ब्लॉग्स होते हैं, एक तो ये कि अभी भी वो पब्लिश हुए हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको रैंक करने के अंदर। पहले तो वो आप इंडेक्स होता है, उसके बाद वो 10वें पेज पे होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है। एक वो ब्लॉग्स जो पहले ही 5-6 महीने से पड़े हुए हैं वो रैंक करेंगे नहीं, क्योंकि इन पर ख़ास कोई बैक लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कर नहीं रहे, और प्लस जो है इनका कंटेंट बहुत शॉर्ट है, ठीक है। इसलिए आपने इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है। सेकेंडली, अब हम जिस तरह इस वेबसाइट को खोल लेते हैं, ये मेरे ख्याल से 3rd पेज पे हमारे पास थी। अब इन्होंने इसके ऊपर पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है कि जो हम स्क्वाट्स करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं, उसको हम किस तरह करें कि वो आपको जो स्क्वाट से नमूना हो। इसके हम जिस तरह, अब आप एक राइटर हैं, अब आप लिखने बैठोगे तो 3-4 चीज़ें आप सोच सकते हैं ना। एक ये कि आप अपने यूज़र को प्रिवेंट कर रहे हैं कि भाई आप क्या क्या चीज़ें करो ताकि आपको ये नी पेन वन स्क्वाटिंग ना हो। एक तो ये कि आप स्क्वाटिंग करो ही ना, ठीक है, आप कोई और एक्सरसाइज करो, नी की एक्सटेंशन होती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आप स्क्वाट्स करो, लेकिन किस एंगल से करो ताकि आपके वो नी के टेंडन्स जो हैं, वो जो मसल फाइबर है जो नी के जो बोन के साथ लगा हुआ है, वो ज़्यादा हर्ट ना हो, ठीक है। अब इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया हुआ है कि फोकस योर फॉर्म, आपकी जो फॉर्म है वो उस पर फोकस करेंगे, आप किस तरह ले रहे हैं, आपका जो वेट है बॉडी का वो नीज पे आ रहा है या थाइस पे आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है, तो उसको फोकस करें, उसके हिसाब से देखें, ठीक है। और इन्होंने साथ एक एनिमेशन, एक जिफ डाल दिया, जिससे एक कोई बंदा देखेगा, पढ़ेगा इसको, तो उसको काफ़ी आसानी होगी इसके अंदर कि भाई हम किस तरह हमने इसको करने हैं स्क्वाट्स को, ठीक है। और दूसरा उन्होंने पूरी बता दी है किस तरह आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। तो आप इसको एज अ हाउ टू ट्यूटोरियल भी बना सकते हैं अपने हिसाब से कि भाई मैंने स्क्वाट्स यूज़र को किस तरह करनी है, उसके स्टेप्स क्या हैं और कितने रेप्स लगाने हैं, कितने सेट्स करने हैं। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि किस तरह फॉर्म्स पे आएँ कि आप जब स्क्वाट्स करते हैं आपके कौन से मसल्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। जब आप नी बेंड करते हैं तो उस पर कितना ज़ोर आता है, और जब आप नी सही फॉर्म से बेंड करते हैं तो कितना ज़ोर आता है, उसकी कॉजेज़ क्या थी जो आपके नी पेन हो रहा है, उसके सोल्यूशंस क्या है, प्रिवेंशन क्या है, उस पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक राइटर की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो कहाँ चीज़ लेके जाना चाहता है, लेकिन जो टॉपिक है ना, मेन हमारा आइडिया है नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग, वो इससे डेविएट नहीं करना, ठीक है। अब इन्होंने वीडियोस भी यहाँ पे लगाई हुई हैं। अब कंपैरेटिवली आप देखेंगे इनका ब्लॉग भी छोटा है, इसलिए ये 3rd पेज पे पड़ा हुआ है। तो जब भी आप थोड़ी रिसर्च करोगे ना इस पर, आप देखना कि बहुत कम ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जो 3rd-4th पेज पे होते हैं। कुछ होते हैं जो नए ब्लॉग्स हैं जो भी रैंक नहीं कर रहे, ठीक है, वो लंबे होते हैं, 1000 वर्ड्स से प्लस होते हैं। कुछ ब्लॉग्स काफ़ी छोटे होते हैं, जिस तरह ये छोटा, लेकिन 3rd पेज पे भी रैंक कर रहा है। और इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं या किसी के लिए काम कर रहे हैं, उसकी नई वेबसाइट है, उसके लिए हमें 1000 वर्ड्स या 1500 वर्ड्स लिखना लाजमी है, वरना क्योंकि नई वेबसाइट उसकी डोमेन अथॉरिटी कुछ भी नहीं होती, तो उसके अंदर रैंक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ आपने रखनी है कि नई वेबसाइट, पुरानी वेबसाइट। अब ये जो मेंस हेल्थ है ये बहुत पुरानी वेबसाइट है, तो ये शायद अगर थोड़ी अपनी और स्ट्रॉन्ग लिंकिंग करें, इनका फर्स्ट पेज पे भी आ जाएगा। लेकिन आप अगर इतनी शॉर्ट ब्लॉग लिखेंगे तो आपका फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा। ये एक बेसिक राइटिंग की टर्म्स होती हैं एसईओ की, जो एक समझना ज़रूरी है कि एक चीज़ जो उसके लिए काम कर रही है वो आपके लिए नहीं करेगी, क्योंकि आप बिज़नेस में नए आए हैं, आपकी डोमेन अथॉरिटी भी है नहीं, वो बिज़नेस में बहुत पुराना है, उसको गूगल भी जानते हैं, उसको लोग भी जानते हैं। अब इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि एसईओ के अंदर जो चीज़ फ़लाँ बंदा कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा आप किस स्टेज पे और वो किस स्टेज पे। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको सारा रिसर्च किस तरह करनी है। सिंपल है बिल्कुल, आपने ब्लॉग्स जाना है, पढ़ना है, हर ब्लॉग में से आपने बेस्ट चीज़ उठानी है। अब यहाँ पे जिस तरह हमने यहाँ उठाया, मैं अब यहाँ से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जिस तरह बहुत कम जितने हमने रिसर्च की थी, हमारे ब्लॉग में भी मेरे ख्याल से ये इसकी पूरी फॉर्म नहीं बताएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी जो फॉर्म को ना अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके इसमें 2-3 चीज़ें एक नई ऐड करके आपने हमेशा एक वैल्यू ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल यही फॉर्म आपने बता दी किसी और को और वो उसने यहाँ भी पढ़ी होगी तो आपका बनेगा नहीं काम, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपने उस देख सकते हैं पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद कि भाई ये फुल है, ओवरफ्लो नहीं करना उसको, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी। अब आप कह सकते हैं कि दूसरे ब्लॉग पे जाएं, वहाँ से कॉजेज़ का पैराग्राफ देखें, ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसको इंस्पिरेशन लें, इसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करें और इसके ऊपर लिखना शुरू करें, ठीक है। और तीसरा ब्लॉग जिस तरह हमने ये पढ़ा था, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीक लूट्स, इस तरह के रनर्स नहीं, एक और कंडीशन है, ये सारी कंडीशंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। अब आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना, क्योंकि यूज़र जो है ना वो ले मैन होता है, तो हमारा एक्सपीरियंस के अंदर है कि वो ज़्यादा पढ़े नहीं जाते ब्लॉग, हमने आसान उनको अल्फाज में समझाने चीज़ें वगैरह, ठीक है।
और डिपेंड भी करता है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस ही डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं तो फिर आप जितना मर्जी डिटेल लें। हमारी भी ऑडियंस जो है ना वो एक लेमैन है, तो ये चीज़ आपने ना थोड़ी सी काफ़ी और करनी है। तो जिस तरह आपने पहले पैराग्राफ पहले आर्टिकल से फॉर्म उठा ली, दूसरे से आपने कॉजेज़ वगैरह उठा ली, तीसरे से आपने उठा ली कि आपकी रीजंस क्या हैं। अभी इसने रीजंस बताई हुई हैं कि आपकी टेक्निक गलत है, जो कार्ट्रिज आपका जो टेयर हुआ है यानी आपके जो नी के अंदर होता है वो पहले से किसी वजह से आपको आप गिर गए थे कहीं, वो आपका टेयर हो गया जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, या आपकी जो ग्लूट्स हैं वो वीक हैं, या रनर्स नहीं ये कंडीशन है, यानी अगर बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं आप तो आपकी नीज़ में पेन शुरू हो जाते हैं अगर रिकवरी सही ना हो, तो हो सकता है वो भी आपको हो। तो इन्होंने इसकी कॉजेज़ बताई हुई। तो आप ये करें, आप ये भी उठाया आपने वहाँ से वहाँ भी, वो 3 4 5 चीज़ें उठा के आपने एक ज़बरदस्त आर्टिकल बना दिया कि जो अभी ऐसा आर्टिकल गूगल पे है ही नहीं, आपने ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर दी। उसके बाद फिर जब बंदा उसकी बैक लिंकिंग करेगा, उसको ऑन पेड एसईओ ऑफ पेड एसईओ करेगा तो वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी समझना की। और ये चीज़ इस तरह मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ रिसर्च करके, इस तरह कोई बताता नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लगती है। क्योंकि अगर हम किसी का कंटेंट देख रहे हैं उसमें से निकाल रहे हैं, लेकिन हम उसमें से इंस्पायरेशन ले रहे हैं, ये ज़रूरी है, उसको कॉपी नहीं कर रहे। तो इसलिए लोग थोड़ा सा ना इसके अंदर हेजिटेट करते हैं कि इस चीज़ को बाद में ना हम किस तरह स्टूडेंट जो है ना वो परसीव करेगा। तो बस कहते हैं आप रिसर्च करके ना खुद ही लिखना शुरू कर दें। तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो आउटलाइन है ना, अच्छा अब इसमें जो चीज़ है ना आउटलाइन वाली वो बिल्कुल सिंपल है। आपने आउटलाइन ये डिफ़ाइन करनी है जिस तरह हमने इस ब्लॉग के अंदर ये डिफ़ाइन किया है, हम ये आउटलाइन वाला डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसके अंदर हमने इस तरह ये भी आइडेंटिफाई किया है कि हमने लिखना किसके ऊपर है, ठीक है, किसके ऊपर लिखना है। हमने अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था हमारी जो वो है ना जो बाउंड्रीज़ हैं वो ये है कि हमने थोड़ा सा कॉजेज़ पे लिखना है, उसके बाद हमने ये बता देना है उसका कि हमारे कॉजेज़ क्या थी, उसके अंदर यही आ रहा था कि रनर्स नहीं है, क्या क्या उसकी कंडीशंस थी, किस वजह से आपको ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने एक फॉर्म पे आ जाना है, फॉर्म बता देनी है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि भाई आप फ्यूचर के अंदर प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपका आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको जो नया बंदा जिस तरह कोई हेल्थ की एग्जांपल को लिखना शुरू करता है, वो आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे, कॉजेज़, प्रिवेंशंस और रीज़न्स, ये 4-5 मेन हेडिंग्स ऐसा नज़र आती हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अक्सर लोग ये शुरू करते हैं कि सबको एक ही ब्लॉग में बंद करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नी पेन एंड स्कॉटिंग लिखा तो उसकी वो प्रिवेंशन भी लिख लेंगे, फॉर्म भी, सब कुछ लिख देंगे वो उसके अंदर। अगर आप वो 1500 वर्ड्स में सिर्फ लिख रहे हैं 1500 वर्ड्स के अंदर, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा और सबकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आएंगी और कोई भी यानी यूज़र को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपने अपने वर्ड्स को जहन में रखना है, मेरे 1500 वर्ड्स, इसलिए उसके हिसाब से मैंने सिर्फ कॉजेज़ बता सकता हूँ और सिर्फ फॉर्म और उसकी प्रिवेंशन, ये 3 चीज़ें मैं बता सकता हूँ। उस हिसाब से आप वर्ड्स लिखें, अगर आपको कम लगे एंड के अंदर तो फिर आप कुछ चीज़ ऐड कर लें। तो इसको कहते हैं हमने आउटलाइन जो है ना वो एक बना ली कि हमारी बाउंड्रीज़ की, ये ज़रूरी है बहुत। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो हमारी ये है कि हमने हेडिंग्स लिखनी है। अब ये जो है ना ये ऑप्शनल है, कुछ लोग हेडिंग्स ही लिखते हैं, कुछ लोग बस अपने माइंड में बना के लिखना शुरू कर देते हैं, साथ साथ हेडिंग्स बनाते रहते हैं। कुछ लोग जो नए राइटर्स उनके लिए रिकमेंडेशन लाजमी है कि वो हेडिंग्स बनाएं ताकि उनका ब्लॉग्स बहुत लेंथी ना हो जाए। अब जिस तरह इसमें हेडिंग आप कौन कौन सी बना सकते हैं, एक कॉजेज़ की बना सकते हैं, ठीक है, कॉजेज़ ऑफ नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग, क्योंकि हमारा कीवर्ड भी वही है। मैंने कहा था आपको H2 के अंदर वो हेडिंग के अंदर आपने कोशिश करनी है कि कीवर्ड यूज़ करने। अब यहाँ नेचुरली आ रहे हैं कॉजेज़ ऑफ नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आप ये लिख सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, हाउ टू परफॉर्म स्क्वाट, व्हाट इज़ द प्रॉपर फॉर्म ऑफ स्क्वाट, फ्री वेट स्क्वाट या विद वेट स्क्वाट या हैवी वेट स्क्वाट, कोई भी आप जिसकी फॉर्म आप लिखना चाह रहे हैं उसकी आप हेडिंग इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। और एक आप प्रिवेंशन की बना सकते हैं, ठीक है। एक आप रीजंस की बना सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास ये रीजंस काफ़ी आ रहे हैं जिसको आप कॉजेज़ भी कह सकते हैं। कॉजेज़ और रीजंस के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है, माइनर सा बिल्कुल ना, वो आप लोग पढ़ेंगे, कोई हेल्थ की नीश में लिख रहा है उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इसकी जो रीजंस है ना कि कौन सा आपने एक्ट किया है जिसकी वजह से ये आ गया, ठीक है। कॉजेज़ के अंदर आपकी कोई कंडीशन भी हो सकती है कि जो एक अंदर आपके पेन बॉडी के अंदर एक कंडीशन है, कोई सिम्टम है या कोई ऐसी चीज़ है, उसके लिए भी आपको कोई एक पेन हो सकता है। तो रीजंस यानी आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, आपके वीक ग्लूट्स हैं, ग्लूट्स एक्सरसाइज नहीं करते आप, या आपकी रनर्स नहीं है, पुअर आपकी टेक्निक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ रहती हैं रीजंस के अंदर। एक आप रीजंस की हेडिंग बना सकते हैं H2 की, और उसके अंदर H3 के अंदर ये हेडिंग आ जाएगी, वो टेक्निक की आ जाएंगी, वीक ग्लूट्स की आ जाएगी, रनर्स नहीं की आ जाएगी। और जितना आपके अंदर जगह है, आपने जो आउटलाइन बनाई है अपने दिमाग के अंदर, तो वो आप हेडिंग लिख लें। और सब हेडिंग की H3 हेडिंग कहते हैं इसको। H2 आपकी आएगी ना, अगर व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ नी पेन एंड स्क्वाटिंग, ठीक है, और व्हाट आर द रीजंस ऑफ नी पेन एंड स्क्वाटिंग, ये रीजंस हैं। तो उसके अंदर H3 जो है ना वो आ जाएगा, पुअर टेक्निक, वीक ग्लूट्स, रनर्स नहीं, ये सारे H3 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और H3 के अंदर आपने कीवर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना। अगर नेचुरली कभी आ रहा है तो वो मसला नहीं, लेकिन यूज़ नहीं करना है कीवर्ड आपने, वो रिकमेंडेड नहीं होता। तो इसकी आपकी H3 की हेडिंग बन जाए। उसके बाद आप कंटेंट लिखना शुरू करें।
और इंट्रोडक्शन लिखें, अच्छा होना चाहिए बहुत, क्योंकि वो आपका इंट्रो काफ़ी मैटर करता है कि ब्लॉग कितना पढ़ा जाएगा। और आपने कंक्लूजन काफ़ी ज़बरदस्त लिखना है। और अगर आप किसी सर्विस वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, यानी ऐसा बंदा जो डॉक्टर है, हम हेल्थ की एग्जांपल ले रहे हैं ना, कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर की जो आपने नीचे लिखना है, आपने लाजमी लिखना है कि भाई हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ब्लॉग के एंड में। बिल्कुल अगर आपने ये सर्विस लेनी है, नी पेन की प्रिवेंशन या नी पेन की अपने ट्रीटमेंट करवाने, तो आप इस पे भी चलाइए, सिंपल, ठीक है, एंड पे बिल्कुल। जो बंदा को पूरा बीच में हमने कुछ सेल नहीं करना ब्लॉग के अंदर। और अगर हमारा सर्विस पेज है तो उसके अंदर तो सारी चीज़ें आ रही होगी घर से, हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं। और जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं उनके अंदर भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि भाई हम क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, हमारे ब्लॉग्स इसके ऊपर हैं। अगर आपने और पढ़ना है तो आप और पढ़ सकते हैं। एंडिंग आपकी ना काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद ये सिंपल है बिल्कुल, आपने कैसी टाइटल लिखना है, ऐसा टाइटल लिखना है। आप 4, 5, 7 गूगल के जो टॉप टाइटल्स हैं इनको आप पढ़ें और आपको जो है वो होना आइडिया हो जाएगा किस तरह। बस ये आपको देखना है जो नंबर्स वाले टाइटल होते हैं ना वो काफ़ी चलते हैं, लेकिन आपने सारे अपने ब्लॉग उस तरह नहीं कर देने कि भाई 14 रीजन्स, 7 रीजन्स। अब ये इसका ब्लॉग बन सकता है 7 रीजन्स ऑफ नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग। तो आप इंट्रोडक्शन लिखें, उसकी पूरी रीजन्स लिखें उसके अंदर, उसके बाद फॉर्म भी बता दें एंड के ऊपर। उसमें फॉर्म एंड पे आए, इनके रीजन्स पे आपने ब्लॉग शुरू किया है, तो जो टाइटल ब्लॉग का है उस हिसाब से आपने उसके सब एंडिंग्स बना के लिखनी है। बिल्कुल ये सिंपल है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने ब्लॉग्स के अंदर रीजन्स भी लिखने का भी, यानी नंबरिंग वाले ब्लॉग्स भी लिखने और पैराग्राफ वाले भी लिखने। और सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं ना, उसके ऊपर रिसर्च है, उसके ऊपर बुलेट्स पॉइंट चलते हैं, ज़्यादा पैराग्राफ नहीं चलते। तो उसमें कोशिश करें अगर आप अपना ब्लॉग को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, एज अ कैप्शन शेयर करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट डालते हैं, उसको बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर दें, थोड़ा सा उसको 5-7 बुलेट पॉइंट बना दें और फिर अपना शेयर करें लिंक के साथ। उसकी शेयरिंग फिर अच्छी हो सकती है, ठीक है जी। ऑब्वियस चीज़ें मैंने कल बताई थी आपको कि भाई कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, प्लेजराइज कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने कंटेंट उठाने, उससे इंस्पिरेशन लेनी है और अपना अच्छा सा कंटेंट। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हमने जिस तरह फॉर्म की एग्जांपल ली है, आपने फॉर्म्स 2-3 जगह पढ़ी, इस तरह मैंने भी आप एक चीज़ बताइए ना आपको, अब आप रिसर्च करेंगे तो आपको 2-3 वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपको फॉर्म बता रही होंगी। तो आपने क्या करना है, आपने जाने, आपने एक अपना, यानी अगर उसने 6 पॉइंट लिखे हुए ना, आपने 3-4 को पढ़ के अपनी 7-8 पॉइंट बेशक बना दें। क्योंकि फॉर्म के अंदर इस तरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हर बंदे का अपना सोचने का तरीका होता है इसके अंदर, तो उसको आप ऐड करके एक बड़ी वैल्यू बना सकते हैं। कोई आपने ऐसी करनी है कि आपका ब्लॉग इस तरह हो कि वो इंटरनेट पे अभी मौजूद नहीं है, वो हमने एक यूनिक चीज़ प्रोवाइड करनी है, इसलिए तो हम लिख रहे हैं, वरना कॉपी पेस्ट करते हैं हर जगह से। तो हमारा मेन आइडिया ये है कि हमने इसको यूनिक चीज़ बनानी, एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करनी है, फिर ही हमारा आर्टिकल ऊपर रैंक करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग को किस तरह करना है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। हमारे पास जो मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ के ऊपर, इन्होंने यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी, जिस तरह व्हाट कॉजेज नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग। अब नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग इनका मेन कीवर्ड इसलिए हम कह सकते हैं 80-90%, और भी कीवर्ड हो सकते हैं जिस पर ये ब्लॉग रैंक कर रहा है, क्योंकि हमने जब ये कीवर्ड लिखा है तो ये ब्लॉग आया। इसका मतलब है ये ब्लॉग इसी कीवर्ड पे उन्होंने कोशिश की है रैंक करते वक्त। लेकिन और भी किसी कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा, उसके लिए भी टूल्स बने हुए हैं, टूल्स में हम लिंक डालेंगे, वो सारे कीवर्ड आ जाएंगे कौन कौन से रैंक कर रहे हैं, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। और ये आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे कीवर्ड ऐड किया हुआ है, तो 80% कोशिश करें टाइटल के अंदर वो कीवर्ड ऐड करें, बहुत ज़रूरी है। जब टाइटल के अंदर कीवर्ड ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली URL के अंदर भी कीवर्ड ऐड हो जाता है। अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस के अंदर एक ऑप्शन होता है यूज सिक्वेंस स्लग का, SLUG स्लग। उसके अंदर ये मतलब होता है उसका कि जो आप वहाँ पे लिखेंगे वो टाइटल URL बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ भी आपने अपना कीवर्ड लिखना है, नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग, ये अपना टाइटल लिखें आप पूरा, जैसे व्हाट कॉजेज नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग, और उसमें ओवरऑल आपके पास जो है वो नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग का कीवर्ड आ रहा है। तो आपका URL, आपका टाइटल और आपके सब H2 हेडिंग्स, कुछ H2 हेडिंग के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखी थी इसके अंदर हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी, वो मैंने सिंपल बता दिया था, वो जो मेन कीवर्ड है आपका वो कम से कम आप 5 बार यूज़ करें, 5 टाइम्स, और मैक्सिमम 1000 वर्ड्स के ब्लॉग में 10 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं जाना आपने। तो आप एवरेज रख सकते हैं 100 पर 1 कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम 5 कीवर्ड 5 बार उसको लाजमी यूज़ करें, इंक्लूडिंग टाइटल, जो उसका टाइटल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरनल लिंक के लिए मैंने आपको सिंपल सा बिल्कुल बताया था इसके अंदर, जिस तरह यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है अर्थराइटिस की। अब हमारे पास पूरा ब्लॉग है नी पेन एंड स्क्वाटिंग के ऊपर, उसके अंदर एक सब हेडिंग है अर्थराइटिस ऑफ द नी, ठीक है। आपको समझना है कि जो क्लाइंट है या जो एजेंसी है उसने आपको ये कहा है कि हमें ये एक ब्लॉग लिख के दो, इसका मेन कीवर्ड होगा नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग और इसका सपोर्टिंग कीवर्ड होगा अर्थराइटिस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ब्लॉग लिखना है सारा, और एक आपने एक पैराग्राफ ऐड किया अर्थराइटिस का, और वो लाजमी नहीं है वो पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग भी हो, वो आपने डिसाइड करना है कि वो H2 हेडिंग बनती है, H3
विद द फ्लो कि फ़्लो क्या है ना कंटेंट का। तो उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि अर्थराइटिस जो है इसकी एक आपने हेडिंग बना दी अगर बनती है तो, और उसके अंदर आपने पूरा उसको बता दिया कि अर्थराइटिस क्या होता है, किस तरह ये लिंक है नी पेन स्क्वाटिंग से, तो आपका ब्लॉग पूरा हो गया। इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग का ब्लॉग। ये लिंक्स जो है ना, लिंक्स आपने नहीं लगाने, लिंक्स वही लगाएगा जो जिसका काम एसईओ करना है। आपने सिर्फ ये वर्ड लिखने और वर्ड को बोल्ड कर देने ताकि पता लग जाए उसको भी मैंने इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से। तो ये बिल्कुल सिंपल काम है आपका। आपने सिर्फ दूसरे जो कीवर्ड्स उसने दिए हैं ना आपको, बस वो सारे कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं और यूज़ इस तरह करने कि वो सेंस बनाए, फ्लो बने। और दूसरा वो कि अगर आप उसको एक जो थोड़ी सी सेंस आउट बन रही है तो उसका एक अलग पैराग्राफ बना लें, उसकी एक हेडिंग लिख लें और वो कीवर्ड एंड कर दें, ठीक है। और हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी, वो हम देखेंगे किस तरह हम लिखते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है इसको हम कहते हैं, ये जो आपके पास 2 लाइनें आ रही हैं, ये 2 लाइनें आ रही हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो इसके अंदर जो है ना नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग ये रिकमेंडेड होता है। कोई भी आपका जो मेन कीवर्ड है वो इसके अंदर आप यूज़ करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ऑटोमेटिकली साथ साथ आपको ना थोड़े से रैंकिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इससे। प्लस ये कि एक यूज़र समझता है कि जब वो हम भी जब देखते हैं टाइटल के साथ, हम इससे भी नज़र पड़ती है हमारी, तो वो अगर हमारे साथ हमारा कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो हमें एक क्लिक करने के लिए फ़ायदा होता है। और जितने क्लिक्स मिलेंगे उतना हमारी रैंकिंग और अच्छी होगी, उतनी कंटेंट आएगा, ट्रैफिक आएगी, डॉलर आएंगे, ठीक है ना। तो उस तरह हमने ये चीज़ थोड़ी सी इसको देखनी है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो शॉर्ट हो, मेरे ख्याल से 100 वर्ड्स काफ़ी हैं उसके, और उसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर क्लिक बेट होनी चाहिए कि यूज़र क्लिक करें। और क्लिक बेट आप एज अ क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, और आप क्लिक बेट एज अ क्लिक भी डाल सकते हैं, क्लिक टू फाइंड आउट मोर, क्लिक टू रीड मोर, या एज आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि डू यू वांट टू फाइंड मोर अबाउट द नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग, अबाउट दिस टॉपिक, और फुल डिटेल अबाउट दिस टॉपिक। तो इस तरह की क्लिक बेट्स उसमें आपकी क्लिक रेशियो बढ़ाती हैं। और CTR कहते हैं क्लिक थ्रू रेट जो होता है, तो वो जो है ना आपकी रैंकिंग का फ़र्क पड़ता है बहुत। जितने लोग क्लिक कर रहे हैं ना गूगल से आके, जितने ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं उतना आपकी वेबसाइट ऊपर जाएगी। आपने अब जो ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग लिखने के बाद एक फ़ीचर इमेज लिखनी। अब फ़ीचर इमेजेस का मैंने आपको थोड़ा सा कल बताया था, आज मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। सिंपल आपने अपना जो ब्लॉग का टाइटल है वो डालें, या फिर कीवर्ड डालें, या फिर कोई भी उसके रिलेटेड कोई सेंस लगा कर वो डाल दें, ठीक है। अभी सारे आपके पास इमेजेस आ गई हैं। अभी सारे इमेजेस आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आपने एक चीज़ थोड़ी सी देखनी है, वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिनका मोनेटाइजेशन से कोई सिर्फ अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं ताकि लोग आएँ हमारे ब्लॉग्स पढ़ें, उसके बाद हमारी सर्विसेज लें, वो ऐसे लोग मोनेटाइज नहीं करते क्योंकि ट्रैफिक इतनी अच्छी होती नहीं है। 5000 या 6000 7000 या 1000 ट्रैफिक होगी तो उससे एडसेंस से कुछ खास पैसे नहीं आते, तो यूज़र एक्सपीरियंस लेकिन ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह लोग मोनेटाइजेशन नहीं करते। तो आप पहले पूछेंगे आपका गोल क्या है। उस केस में अगर उसकी मोनेटाइजेशन नहीं करनी है तो आप यहाँ से गूगल से उठा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ये कि इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन होता है जाके क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का, उसको आप ऑन कर दें। वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वो मुझे मिल नहीं रहा। उसके अंदर आपने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, आपने सुना होगा वीडियोज़ भी होते हैं यूट्यूब की ना, जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा उससे अपनी किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकता है या उसी वीडियो को अपलोड कर सकता है। तो इस तरह क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है ना वो इमेजेस का भी होता है। तो आपने यहाँ पे सेटिंग में जाके उसको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को ऑन कर देना है, चेक उसका फ़िल्टर ऑन कर देना है। उसमें आपके पास वो इमेजेस आ जाएंगी जो सारी आपके पास क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंडर आती हैं, यानी जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने जिस तरह को बताया था splash.com एक वेबसाइट है। अब splash.com अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर unsplash.com, हाँ इन्होंने चेंज कर दिया है डोमेन। अब डिपेंड करता है आप कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब इस वेबसाइट जो है ना unsplash.com, ये फ्री फ़ोटो स्टॉक्स में मिल जाती हैं, स्टॉक फ़ोटोज़। इसमें ये होता है कि आप उस फ़ोटोज़ कहीं भी लगाएं, यूज़ करें, मल्टीपल बंदे यूज़ कर सकते हैं और सब बंदे मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, यानी कोई बंदा उसको ओन नहीं कर रहा, फ्री है लाइसेंस के लिए ना। अब इसमें लिए नहीं मतलब आपको वेबसाइट ढूंढनी पड़ती है। अभी इस वेबसाइट मेरा एक्सपीरियंस है, इसके अंदर हेल्थ की जो पिक्चर्स हैं वो नहीं मिलती हैं आपको, लेकिन बाकी सारी मिल जाती हैं, अक्सर मिल जाती हैं इसके अंदर। तो आपने देखना है आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर विटामिन्स की सर्च करें हम, और विटामिन्स की हमने अगर ब्लॉग लिख रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके हम इमेजेस देखें यहाँ से मिल रही हैं। हम क्या करेंगे, इमेज को डाउनलोड करेंगे अपने रेजोल्यूशन के अंदर और वहाँ पे अपलोड कर देंगे, या उसको क्रॉप करके उसको कुछ हमें लिखना है। बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप थोड़ी सी ना अपना इमेजेस पे काम करें। अगर यूनिक इमेजेस आप बना देंगे ना, उसका ये फ़ायदा होगा कि वो गूगल पे भी रैंक करना आसान हो जाएगा। जैसे ब्लॉग रैंक करेगा आपका, इमेजेस भी रैंक हो जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है, मैंने लिखा है नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग। ये ब्लॉग देख रहे हैं आप, ये वही है जो रैंक कर रहा है टॉप नंबर 1 के ऊपर, और उसी की इमेज भी रैंक कर रही है। ये ब्लॉग भी रैंक कर रहा है, इसकी भी इमेज रैंक कर रही है, बाकी यूट्यूब की वीडियोज़ है।
अगर आपकी इमेज यूनिक है, अच्छी है, तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ना उसका आसान तरीका ये यूनिक बनाने का कि आप कोई भी 2 इमेजेस उठाएं, उनका कोलेज बना दें कैनवा पे। कैनवा आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया होगा सरसरान की क्लास में, तो आपने ये काम करना है, उसको आपने उसका कोलेज बना देना है। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल फ्रूट्स का और इसका कोलेज बना सकते हैं, और नीचे आप टेक्स्ट थोड़ा सा लिख सकते हैं कि भाई अपने जो अपने विटामिन से मिनरल्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लें, लेकिन आप सप्लीमेंट्स अगर आपके कम पड़े तो उससे भी लेना चाहिए आपको। तो एक माइंड में लोग जाएगा कि भाई फ्रूट एंड वेजिटेबल भी खानी चाहिए, लेकिन अगर किसी का विटामिन पूरे नहीं हो रहे तो उसको चाहिए कि वो मल्टी विटामिन ले ताकि उसके विटामिन ऊपर होते हैं, ठीक है। और वो एज अ मेडिसिन नहीं है, एज अ सप्लीमेंट है ये। तो इस तरह अगर हम चीज़ों को लिखेंगे तो काफ़ी क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाते हैं उसको। तो ये आप इस तरह की और भी काफ़ी वेबसाइटें मैं और भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ कि जो फ्री जो है ना, जो है स्टॉक फ़ोटोज़ जो हैं उसमें आपको मिल जाती हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कोशिश करना है कि अगर आप फ़ोटोज़ पे थोड़ी मेहनत करें, 15 मिनट लगा लें, 20 मिनट लगा लें, उसका कोलेज बना दें, इसमें थोड़ा टेक्स्ट डाल दें, तो बड़े हाई चांस हो जाएंगे आपके इमेज के रैंक करने का। और इमेज जब रैंक करते हैं तो उससे भी ट्रैफिक आती है और उससे भी फिर रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी थी। इसमें यह था कि आप किस तरह इंटरलिंक करने, मैंने वहाँ भी एग्जांपल दे दी थी। अब ये देखिए, जिस तरह ये जो है वो ये हमारा लिंक बिटवीन डायबिटीज़ एंड बैक पेन जो है, ये हमारा कीवर्ड था इसके अंदर, ठीक है। तो उसमें हमने कीवर्ड के अंदर टाइटल में डाल दिया, इतना मुश्किल काम नहीं। ये बैक स्किलिंग भी हमारा एक और ब्लॉग था जिससे मैंने बताया। फॉर एग्जांपल सोचें इस पर लिंक लगा हुआ है, मैंने क्लिक किया, मैं उस लिंक पे पहुंच गया जो हमारा मेन कीवर्ड था उस ब्लॉग का, बैक पेन स्किलिंग में, बैक स्किलिंग में। तो उसमें आपने ये सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा और उसकी थोड़ी सी हेडिंग लिखी और वो कीवर्ड ऐड कर दिया। सिंपल काम है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इसमें एक 2 क्वेश्चन है। एक ये कि जो हम हेडिंग्स किसी ब्लॉग की देख रहे हैं, जिस तरह ये इसकी हेडिंग है, यहाँ पे कोई भी सब हेडिंग है, फोकस ऑन फॉर्म, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पास कुछ चीज़ें सेम हो जाती हैं। आप इसके अंदर थोड़ा सा अपने अंदर एक क्रिएटिविटी लगे, अपनी एक हेडिंग बना लें, और ये हो सकता है कि वो हेडिंग दूसरे ब्लॉग्स यूज़ कर रहे हों। तो हमारा एक हमने स्कोर रखा हुआ था एक प्लेजरिज्म का कि उससे हमने बिलो रहना है, ठीक है। वो मैं आपको टूल शेयर करता हूँ अभी यहाँ पे, उसमें अपने कंटेंट अपना डाल लें और वो वहाँ पे आपको शो कर देगा आपका प्लेजरिज्म स्कोर, ठीक है। तो इसके अंदर अब यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ हेडिंग बना सकते हैं, फोकस ऑन फॉर्म ड्यूरिंग परफॉर्मिंग स्क्वाट्स, या परफॉर्मिंग हैवी वेट स्क्वाट या बॉडी वेट स्क्वाट्स। आप उसको पूरा थोड़ा सा लेंथ कर सकते हैं, या फोकस ऑन फॉर्म इफ़ यू हैव नी पेन व्हेन स्क्वाटिंग, थोड़ी सी लंबी भी कर सकते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर है। और लॉन्ग आंसर ये है कि डिपेंड करता है आपका प्लेजरिज्म स्कोर कितना है। फॉर एग्जांपल आपका सर्टन आ रहा है, उसमें से कम जाने, तो हेडिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने हमारा लास्ट जो था वो यही था कि जो आपका योस्ट एसईओ का प्लगइन है, जो कि हर वर्डप्रेस की वेबसाइट में फ्री होता है, तो आपने गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट ढूंढना सीखा है। वहाँ पे अपना अकाउंट बनाने के बाद न्यू पोस्ट पे जाने, पोस्ट पे जब जाएंगे आप अपनी पोस्ट ऐड करेंगे तो आपके पास ये स्कोर आ जाएगा। तो रीडेबिलिटी आपकी जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। आपने जो नए राइटर्स हैं पैसिव वॉइस पे जोर देना है, थोड़ा सा ट्रांजिशन वर्ड्स पे, और सेंटेंस लेंथ, और किसी का पैराग्राफ लेंथ पे काम आता है। ये 3-4 पॉइंट्स है, बाकी लोगों के अक्सर ठीक होते हैं। तो मेन चीज़ आपकी ये है। अब यहाँ पे मैं आपको स्कोर बता देता हूँ। स्कोर हम क्या देख रहे होते हैं, एक टूल है स्मॉल एसईओ टूल, जो भी एसईओ करते हैं सबको उसका पता है। तो उनके काफ़ी टूल हैं, पैराफ्रेजिंग का भी है उनका, और प्लेजरिज्म का भी है। आपने सिर्फ यहाँ पे जाना है, इसको खोलें और अपना जो ब्लॉग है वो एंटर करना है। इनकी जो फ्री की लिमिट है वो 1000 की है, और वैसे आप जितनी मर्जी पे करके कर सकते हैं। तो फ्री वाले जो है वो 1000 वर्ड करके चेक कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उसका स्कोर चेंज हो जाता है क्योंकि आप मल्टीपल टाइम चेक कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 2000 वर्ड का ब्लॉग है ना, तो आप सोचें अपने ज़हन में आपका 5% से कम होना चाहिए स्कोर, क्योंकि जब आप एक साथ डालेंगे 2000 तो वो स्कोर चेंज हो जाता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ अपना जो टेक्स्ट है वो पेस्ट करना है, ये रोबोट को चेक करना है, और यहाँ पे अपना चेक प्लेजरिज्म कर देना है। तो मेरे जो रिकमेंडेशन है, अक्सर गूगल कहते हैं कि लेस देन 10% होनी चाहिए, मैं कहता हूँ अक्सर 7% से कम होनी चाहिए, आपकी 7 या 8% से कम होनी चाहिए प्लेजरिज्म, ताकि आपका चांस जो है ना, क्योंकि जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं, एड्स नहीं। अगर गूगल ने देख लिया कि भाई ये प्रेशराइज कंटेंट है, उसको मज़ा नहीं आया, तो आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो सकता है, या अप्रूव ही नहीं होगा। तो उस आप केस में भी जा रहे हैं, आप लिख ही रहे हैं तो 2-3% को रहने दें। कुछ लोग 5% से बिलो जाते हैं, वो सबसे बेस्ट है, सेफ साइड है, आप 5% से बिलो में जाएँ, कोई मसला नहीं। और एक और वेबसाइट है इसके अंदर मेरे ख्याल से क्यू टेक्स्ट के नाम से, वो क्यू टेक्स्ट, हाँ। ये अगर आप
बाय कर सकते हैं कोई बंदा, तो वो बाय करके इनकी इसका फ्री वर्जन नहीं है, फ्री में मेरे ख्याल से कुछ 1000 वर्ड्स हैं। इसका जो प्रेसिडेंट चेकर है ना वो सबसे एक्यूरेट है। हाँ, क्योंकि जो एसईओ स्मॉल टूल का है वो सिर्फ वर्ड बाय वर्ड दिखता है, ठीक है। ये जो है ना वो सिमेंटिक भी दिखता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे आपका परसेंटेज 10 आ रही है ना, यहाँ हो सकता है 15 आए आपकी, इतना फ़र्क है। और जितने भी ब्लॉगिंग वाले लोग हैं वो सारा ये सब ये यूज़ करते हैं। तो आपको चाहिए कि ये वाला अगर किसी पर बजट है यूज़ करें, नहीं तो वो यूज़ करें और उसके अंदर 5% के अंदर रहें, क्योंकि गूगल जो चेक कर रहा होता है वो ये वाला चेक नहीं करेगा, उसके पास सेमेंटिक भी है। सेमेंटिक क्या होता है, मीनिंग क्या है आपका ब्लॉग का, तो वो मीनिंग वाइज चेक कर रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैराग्राफ उठाया कहीं और से, उसका एक्जैक्टली सेम मीनिंग है जो आपका मीनिंग है, तो वो उसको प्रेजेंट के अंदर डाल देगा। इसलिए मैंने कहा अगर आप एक पैराग्राफ उठा रहे हैं वहाँ से वहाँ तक, उसके अंदर अपनी कोई वैल्यू ऐड करें, यानी कहीं से 2 पैराग्राफ उठाए, उनको जोड़ के अपना एक नया पैराग्राफ बनाया, उसमें अपने वर्ड्स में लिखा, तो आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया और उसका सेमेंटिक ही चेंज हो गया, तो फिर वो प्लेजरिज्म नहीं आता। तो अक्सर जो नए राइटर्स हैं उनका ये मसला होता है, उनका प्रेजेंस बहुत हाई होता है, 20%, 25%, 30% तक जाते हैं जो नए सीख रहे होते हैं। वो इस तरह ही करते हैं, पैराग्राफ उठाया, कॉपी किया और अपने वर्ड में इसको 3-4 वर्ड चेंज किए। इस तरह नहीं लिखा जाता, इस तरह का राइटर नहीं बनना आपने, फिर राइटिंग छोड़ दें। राइटिंग करनी अच्छी वाली करें जो आपको काफ़ी पैसे भी कमा के देगी, लेकिन अच्छे राइटर्स वैसे भी कम होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो पहला आपका स्टेप ये है कि आप एसईओ स्मॉल टूल पे जाएँ, इधर नहीं, अगर आपके पास पेमेंट है, कुछ बजट है, तो ये क्यू टेक्स्ट जो है इसको आप यूज़ करें, इसके प्राइस जगह काफ़ी अच्छा है। तो ये 2 चीज़ें हैं सिर्फ। और इसके अंदर एक और चीज़ कुछ लोग करते हैं, वो पैराफ्रेजिंग करते हैं, यानी किसी का कंटेंट उठाया उसकी पैराफ्रेजिंग करके डाल दिया, मतलब जो कंटेंट रैंक कर रहे हैं अभी ना गूगल पे। फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर आपने पूरा कॉपी पेस्ट किया और उसको पैराफ्रेज कर दिया और अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, तो इसका बहुत हाई चांस है कि गूगल का जो सेमेंटिक सेंटेक्स है ना, इनके आपने एक ही ब्लॉग उठाए, अगर फॉर एग्जाम्पल 15 ब्लॉग उठाएँ, रिसर्च किए, 2-3 लाइन उठा के, वो आपको वैसे ही 4-5 घंटे लग जाएंगे उसके अंदर, तो वो उसमें लिख लें या वो काम कर लें, एक ही बात है वो, बल्कि लिखने में थोड़ा कम टाइम लगे। मैंने कुछ राइटर को सिखाया था, उसने पहले ये गलती की थी कि सबसे ना 4-4, 5-5 लाइन उठा के डाल दी और अपने वर्ड में लिख लिया। फिर उसको मैंने कहा कि इस तरह टाइम देखो, और उसने खुद लिखा वो वर्ड्स का, तो 1 घंटा कम लगा उसको। तो खुद लिखना सीखें, उसमें आपको लॉन्ग टर्म के अंदर स्पीड भी बढ़ेगी और टाइम भी सेव होगा आपका, ठीक है। तो सेमेंटिक वाली बात मैं बताई थी, अगर पैराफ्रेजिंग करके अगर आप वही ब्लॉग उठा के डाल देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि गूगल उस पर आपका एडसेंस का अकाउंट जो है ना वो बैन कर दे या अप्रूव ही ना करे, क्योंकि वो सेमेंटिक सर्च भी देखता है गूगल। अगर ये लोग इनके पास है सेमेंटिक सर्च, तो गूगल के पास नहीं होगी। थोड़ा सा मतलब लॉजिकली सोचे तो ना, तो ये पैराफ्रेजिंग वगैरह मेरे ख्याल से चलती नहीं है। और एक कंटेंट है वो है ही आपने बनाया है, उसकी आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं वैसे ही उसको और चेंज करने के लिए, यानी आपने लिखा है खुद, उसकी पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं उसको अच्छा बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है बिल्कुल। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कहीं से उठाया और पेस्ट कर दिया आपने, तो वो नहीं करना आप लोगों ने, बस ठीक है।